नमस्कार साथियों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रूपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि जो है केंद्रीय उच्च भूमि। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जो है राजस्थान के मैदान को कवर कर चुके थे, पंजाब हरियाणा दिल्ली के मैदान को कवर कर चुके हैं और फिर जो है उत्तर भारत के बृहद मैदान में जो है इस वाले पार्ट को गंगा के मैदान को कवर कर चुके हैं, ब्रह्मपुत्रा के मैदान को कवर कर चुके हैं। अभी इसी के क्रम में जो है हमारा ये मेन पार्ट आ जाता है कि जो है केंद्रीय उच्च भूमि। अब हम इसके मध्य के भागों में पाए जाने वाले जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इन सभी चीजों को जो है इसका आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो आज इस वीडियो में सारा कंप्लीट कर पाना मुमकिन होगा, लेकिन इसके अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे और किस टॉपिक को इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, इसको हम लोग देखते हैं। पहला है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। और दूसरा है अरावली पर्वत के बाद जो है मेवाड़ का पठार, और फिर मेवाड़ के पठार के बाद जो है मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, और ये लास्ट में आ जाता है बघेलखंड का, बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों ये केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा और इसी के अंतर्गत आज हम लोग जो है इस मेन टॉपिक को देखेंगे, केंद्रीय जो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के अंतर्गत आज हम इसमें देखेंगे कि जो है यहाँ से लेकर मतलब राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा बहुत चर्चा होगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली के संदर्भ में भी थोड़ा बहुत चर्चा होगा, और फिर अरावली पर्वत के भी संदर्भ में चर्चा होगा। और इसके अतिरिक्त जो है इस राजस्थान के अंतर्गत इसमें जैसे देखेंगे अरावली पर्वत का विस्तार जो है गुजरात से लेकर जो है हरियाणा और दिल्ली तक जो है इसका पाया जाता है। तो इसका जब यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है तो इसी के अंतर्गत हम लोग गुजरात का भी अध्ययन करेंगे। खैर पहले हम लोग जो है अरावली पर्वत को देखते हैं। अरावली पर्वत को, और इसके बाद जो है पूर्वी पठार आ जाएगा। ये कंप्लीट जो हमारा लेक्चर धीरे धीरे क्रम वाइज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पूर्वी पठार पढ़ाएंगे, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, रांची का पठार, इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले अरावली का पठार। अरावली का पठार आप लोग अगर एटलस लिए होंगे तो एटलस को भी ओपन कर लीजिएगा ताकि और अच्छे से ये चीज वीडियो समझ में आए। तो अरावली पर्वत को जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत है। कैसा है? सबसे प्राचीन पर्वत है। प्राचीन पर्वत, अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। दूसरी विशेषता उल्लित पर्वत है, उल्लित पर्वत है। तीसरी विशेषता अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अरावली पर्वत को जो है यह पर्वत प्राचीन पर्वत है, सबसे ज्यादा प्राचीन पर्वत है, वलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत है। दूसरा इसमें देखेंगे कि दूसरा पॉइंट अरावली पर्वत को जो है इसका जो निर्माण हुआ है, इसमें देख लेते हैं निर्माण कब हुआ है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के कैम्ब्रियन युग में जो है इसका निर्माण हुआ है। कब हुआ है? हमने आप लोग को एक ट्रिक भी बनाई, इस पे वीडियो हम बना भी चुके हैं कि प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, ये क्या है? महाकल्प है। और फिर इसके अंतर्गत जैसे प्री कैम्ब्रियन है तो इसको 4 भागों में बांटा गया कि आपका ये आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, कुड़प्पा हो गया, विंध्यन हो गया। ये किसके अंतर्गत आएंगे? प्री कैम्ब्रियन के अंतर्गत। लेकिन अगर पैलियोजोइक को देखेंगे तो इसमें भी हमने ट्रिक बताया था कि कॉस डीसीपी, सी से मतलब क्या होता है? कैम्ब्रियन, ओ से मतलब क्या होता है? आर्डोविशियन, और यस से मतलब क्या होता है? सिल्यूरिन। ठीक है, डीसीपी और फिर डेवोनियन, और फिर जो है ऐसे ऐसे करके आपका ऊपर कार्बोनिफेरस तक इसका पाया जाता है। तो इसका अरावली पर्वत का जो निर्माण है, ये जो है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन
प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में, प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में जो है आर्कियन क्रम की शैलों के द्वारा हुआ है, कि शैलों के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण जो है कैसे हुआ है? प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प के आर्कियन क्रम। प्रश्न भी पूछा गया है कि अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, तो ये प्राचीन है, वलित है, अवशिष्ट पर्वत है। और फिर इसका पूछ लेता है कि निर्माण कैसे हुआ, अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये जो है इसमें इसका निर्माण हुआ था। दूसरा चीज, ये जो दोस्तों अरावली पर्वत है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक पाया जाता है? तीसरा पॉइंट हमारा है विस्तार। विस्तार ये हमारा फॉर्मेट है, विस्तार हो गया, निर्माण हो गया, और फिर कैसा है इसका, तो देखेंगे कि अरावली पर्वत का जो विस्तार पाया जाता है ये गुजरात में, राजस्थान में, और फिर जो है होते हुए हरियाणा दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो कहाँ विस्तार पाया जाता है? गुजरात, राजस्थान और फिर हरियाणा होते हुए दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है, और इसे राजपीपला की भी पहाड़ी कहा जाता है। ये चीज हमारा हुआ तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट अगर देखेंगे, चौथा पॉइंट, ये तो हमारा विस्तार हो गया, अरावली पर्वत का विस्तार। लेकिन इस अरावली जो पर्वत है, इसे अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि राजस्थान में जो है एक यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं राजस्थान यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ जाता है अरावली पर्वत के, तो यहाँ पर जो है हमारा क्या पड़ जाएगा? उदयपुर। यहाँ उदयपुर, यहाँ पर अलवर, 2 जिले हैं राजस्थान के। तो दोस्तों जो अरावली पर्वत है, इसे राजस्थान के उदयपुर में इसे जरगा की पहाड़ी कहा जाता है। उदयपुर, उदय मतलब उदय होना, मतलब जाग जाना, उदयपुर में इसे क्या कहा जाता है? जरगा की पहाड़ी। जबकि राजस्थान के अलवर जिले में ये अरावली पर्वत को जो है हर्षनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी? हर्षनाथ की पहाड़ी जो है के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि दिल्ली हो गया। दिल्ली, अगर जब ये अलवर के बाद जो है जब हम ऊपर जाएंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली के पास जो है अरावली पर्वत को दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि जो है नाम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नाम। किसका नाम? मतलब अरावली पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, और ये राज्य है। और यहाँ पहले देखेंगे उदयपुर यहाँ पर देखेंगे ये उदयपुर में इसे जरगा की पहाड़ी, जरगा। और फिर अलवर जिले में जो है इसे जो है क्या कहा जाता है? हर्षनाथ की पहाड़ी। और फिर दिल्ली में इसे जो है दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज हमारा क्या हुआ? ये थोड़ा चीज हुआ अभी तो इसके बारे में हमको बहुत कुछ देखना है अरावली पर्वत के। तो ये हमारा ये नाम हो गया कि जो है किस किस नाम से जाना जाता है। अब दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसी के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत दोस्तों देखेंगे कि जैसे हमने बताया कि दिल्ली रिज मतलब दिल्ली के पास ही जो है ये दिल्ली रिज स्थित है। और जो भारत के संसद भवन का निर्माण किया गया है वो जो है अरावली पर्वत के ही निकट जो है उसी पर स्थित है, इसीलिए इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। अब इसमें राजस्थान के नदियों को हमने आप लोग को चित्र बनाया था कि जैसे ये लूनी नदी हो गया, बनास नदी हो गया,
साबरमती नदी हो गया, और फिर उसके बाद ये माही नदी हो गया, और फिर ये आपका जो है अनास नदी हो गया। हमने ये किया था, तो ये लूनी, बनास, साबरमती और ये अनास रिवर, ठीक है। और ये आपका है माही नदी, माही रिवर, ठीक है। अब जो माही रिवर है, हमको इसमें राजस्थान के बारे में नहीं पढ़ना है विशेष, हमको बस ये बताना है कि अरावली जो पर्वत है ये राजस्थान में ज्यादातर विस्तार देखेंगे तो राजस्थान में ही पाया जाता है। तब इसमें एक एक स्टेज वाइज अरावली पर्वत के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जो बताया गया था कि अरावली पर्वत से ही जो है लूनी, बनास, साबरमती जैसी नदियों का उद्गम स्रोत भी है। और यही राजस्थान में अभी देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने बताया था गुरु शिखर है, यहाँ पर हमने बताया था कि आबू हिल है, और यहाँ पर हमने बताया था कि ये अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत के संदर्भ में हमको यही सारा चीज लिखना है। अब इसमें आप बताएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से कि अरावली पर्वत जो है लूनी, बनास, साबरमती तीनों नदियों का जो है उद्गम स्रोत है। तीनों नदियों का उद्गम स्रोत का मतलब यही अरावली पर्वत से ही तीनों नदियां जाकर निकलती हैं। और साथ में देखेंगे कि बनास नदी जो है ये गुरु शिखर और आबू हिल के मध्य में जो है प्रवाहित होती है बनास नदी। साबरमती नदी को देखेंगे, साबरमती नदी जो है आबू हिल और अरावली पर्वत के मध्य से होते हुए क्या है, ये प्रवाहित होती है। ये हो गया। और साथ में देखेंगे कि राजस्थान में या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये हमारा गुरु शिखर है, जो लूनी और बनास नदियों के मध्य में स्थित है। ये चीज पूछा गया है। इसकी ऊंचाई जो है गुरु शिखर की ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। ये आपका आबू हिल हो गया, ये जो है अरावली हो गया, और फिर आपका ये माही नदी हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये इसको भी सारी चीज का एक्सप्लेन हमको अरावली पर्वत के अंतर्गत ही करना है, ठीक है। तो ये चीज हमारा जो है इसका एक्सप्लेन हुआ, इसका लेक्चर हुआ। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि विभाजक, और एक चीज और देखेंगे कि जो ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत आप मैप में भी देखेंगे तो अरावली पर्वत के पश्चिम का मतलब इधर वाले पार्ट में, यहाँ पर अरावली पर्वत के पश्चिम में, मतलब ये अरावली पर्वत है और यहाँ पर इसको दिखाया गया है, इसके पश्चिम में मतलब साबरमती, बनास, लूनी जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। जबकि अरावली पर्वत के अगर पूरब में हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है गंगा के मैदान का मतलब उत्तर भारत के बृहद मैदान का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और यहीं पर देखेंगे कि गंगा का जो मैदान है यहाँ पर जो है गंगा और उसकी सहायक नदियां जो है प्रवाहित होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अरावली पर्वत है ये अरावली पर्वत के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली लूनी, बनास, साबरमती जैसी नदियों को जो है गंगा के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियों से ये अलग करता है, मतलब जल विभाजक का भी कार्य करता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, अगर इसमें स्पष्ट दिख रहा होगा तो यहाँ पर आप लोग एटलस जब देखेंगे तो एटलस में काफी स्पष्ट दिया गया है, ये देखिए पूरा। तो एटलस के माध्यम से भी प्रयास करिएगा, आप लोग पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। खैर मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट, लेकिन अरावली पर्वत ये जो है ये जल विभाजक का भी कार्य कर रहा है। और दूसरा चीज देखेंगे कि दोस्तों जो ये अरावली पर्वत है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो यहीं पर जो है मेवाड़ का पठार है। कौन सा? मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार है? मेवाड़ का। अब जब मेवाड़ का पठार यहाँ पर है, ये राजस्थान में है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो मेवाड़ का पठार कौन सा है? मेवाड़ ये जो है मेवाड़ के दक्षिण में स्थित है। खैर ये चीज यहाँ पे आना चाहिए था। और फिर उसके बाद देखेंगे कि बुंदेलखंड और फिर बघेलखंड। बुंदेलखंड जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा,
बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, और फिर बघेलखंड का पठार जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैप छोटा है। तो इस तरीके से आपका ये अरावली पर्वत के यहाँ पर पूर्व में देखेंगे तो मेवाड़ का है, फिर यहाँ इसके दक्षिण में देखेंगे मेवाड़ का पठार है, फिर उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, फिर ये आपका ये लोकेशन ये है। दोस्तों ये चीज हुआ, और इसमें हमने बताया जल विभाजक, जल विभाजक, जल विभाजक का काम कौन करता है? अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो है जल विभाजक का कार्य करता है। कैसे करता है? क्योंकि राजस्थान के मैदान में प्रवाहित होने वाली लूनी बनास नदियों को अरावली पर्वत के द्वारा ही जो है गंगा के मैदान में प्रवाहित होने वाली नदियां एक दूसरे से अलग होती हैं। तो ये पॉइंट रहा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दोस्तों ये जो मेवाड़ का पठार है, अगर यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि अगर ये प्रश्न उठता है कि मेवाड़ ये जो प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार का या प्रायद्वीपीय भारत का जो विस्तार पाया जाता है कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो आप लोग देखेंगे कि जो ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के बाद मेवाड़ का पठार है, तो देखेंगे कि राजस्थान का जो मैदान है और ये जो प्रायद्वीपीय भारत, चूंकि ये मेवाड़ से ही प्रायद्वीपीय भारत का भी प्रारंभ होता है, तो इस प्रकार आप एक पॉइंट इसमें और लिख सकते हैं कि जो अरावली पर्वत है ये जो है राजस्थान के मैदान को प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अलग करता है। कौन कर रहा है? अरावली कर रहा है। किससे कर रहा है? राजस्थान का ये जो मैदान है, जो बांगर क्षेत्र है जहां पर वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्र को क्या कर रहा है कि ये प्रायद्वीपीय जो पठार है उससे अलग कर रहा है। अब देखेंगे कि प्रायद्वीपीय जो पठार पाया जाता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखेंगे जैसे मेवाड़ हो गया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इधर तो पूरब में हो गया, और फिर दक्षिण में देखेंगे दक्कन जैसे क्षेत्रों में, ऐसे होते 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 आप जो है कर सकते हैं। ये तो हमारा अरावली के संदर्भ में सारा डिस्कस चल रहा है अभी, और फिर इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पॉइंट को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ जो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चूँकि ये हमारा जो क्लास चल रहा है, ये वीडियो या इस पे जो यूट्यूब पर पढ़ रहा है, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है और क्रमबद्ध ढंग से चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और मेरा प्रयास होगा कि इसी के बाद का मतलब इंडियन ज्योग्राफी जब कंप्लीट हो जाएगा, अभी उत्तरी तट की कुछ सहायक नदियां हैं उनके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, और फिर कुछ संसाधन, खनिज संसाधन के संदर्भ में बात करना है, और एक दो टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको कवर करने के बाद हम फिर स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का बैच इसी पर, और जो है अभी ये बहुत लगेगा, 2-5 दिन लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अरावली पर्वत का महत्व। अरावली पर्वत का महत्व। अरावली पर्वत, आप तक तो हमने पढ़ा था, अरावली पर्वत के बारे में पढ़ा, प्राचीन है, ये है, निर्माण कैसे हुआ, विस्तार क्या पाया जाता है, जल विभाजक कहाँ से है, कितना विस्तार पाया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, कहाँ कहाँ पर इसे क्या कहा जाता है। अब तक तो अरावली के संदर्भ में ये चीज पढ़े, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अरावली का क्या महत्व है, अरावली जो पर्वत है। तो दोस्तों इसमें पहला चीज देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे कि जो अरावली पर्वत पाया जाता है, जिसका विस्तार जो हमने बताया कि गुजरात से लेकर होते हुए जो है राजस्थान होते हुए हरियाणा दिल्ली तक पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है तांबा पाया जाएगा, सीसा, जस्ता, चांदी का उत्पादन और भंडारण दोनों यहाँ पर पाया जाता है। किस चीज का महत्व, ये किस चीज के लिए है? यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी का उत्पादन एवं भंडारण जो है पाया जाता है। ये इनकी दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है।
और दूसरा चीज दोस्तों, अगर इसी के अंतर्गत हम देखना चाहते हैं कि वर्तमान समय में अगर अरावली पर्वत के वास्तविक रूप को देखा जाएगा तो इसका जो पर्वतीय रूप था वो समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भौतिक कारक, जैसे मान लेते हैं पवन के द्वारा, वर्षा के द्वारा, तापमान के द्वारा, इस अरावली पर्वत का जो है क्या हो गया कि अपर्दन हो गया। अपर्दन के कारण इसका जो एक अस्तित्व था अरावली पर्वत का, ये इसका पर्वतीय रूप धीरे 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 ये समाप्त हो रहा है, या कह सकते हैं कि एक अवशिष्ट के रूप में शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अरावली पर्वत का महत्व। तो इसमें तांबा पाया जाता है, सीसा, जस्ता, चांदी का उत्पादन एवं भंडारण किया जाता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि अगर तांबे का उत्पादन किया जाता है तो ये कहाँ से किया जाता है, इसका ये भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो उत्पादन किया जाएगा ये 3 खानों से किया जाता है। ये जो है 3 खानों से, एक का नाम है खेतड़ी, सिंधाना, खेतड़ी, सिंधाना, खोदरिया। खेतड़ी, सिंधाना, खोदरिया, ये राजस्थान के ये तीनों खाने हैं। खेतड़ी, सिंधाना, खोदरिया का कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि इन खानों से राजस्थान में स्थित खेतड़ी, सिंधाना और खोदरिया से जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। जबकि जबकि अगर देखेंगे कि सीसा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी हो गया, इसका उत्पादन जो किया जाता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका उत्पादन जो किया जाता है कि राजस्थान के मैदान में एक जो है खान स्थित है जिसका नाम है जावर की खान। क्या नाम है? जावर की खान। जावर की खान। जावर की खान से जो है सीसा, जस्ता और चांदी का उत्पादन किया जाता है, और ये जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, और ये तीनों भी राजस्थान में स्थित हैं। राजस्थान में ये भी स्थित हैं। ठीक है, ये चीज इतना हुआ। अब इसके बाद जो है, जैसे हमने हमने बताया कि ये इनका उत्पादन यहाँ से किया जाता है, ये इस खान से उत्पादन किया जाता है। लेकिन अब हम उन कुछ क्षेत्रों को और देख लेते हैं जहां से जो है इनका उत्पादन किया जाता है, इनका भंडारण पाया जाता है। तो हम पहला तांबों के संदर्भ में देखेंगे। एक ट्रिक है जो झारखंड में जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है, उस ट्रिक का नाम है कि मोर सोना पाथर। क्या है ट्रिक का नाम? क्या है? मोर सोना पाथर। मोर सोना पाथर। मोर सोना पाथर, ये दोस्तों ट्रिक है, ये ट्रिक है। और ये जो है, जो हम बता रहे हैं कि ये झारखंड में जो है जो उत्पादन किया जाता है तांबे का, वहां का ये ट्रिक है कि यहाँ पर देखेंगे कि झारखंड के किस जिले से या किस क्षेत्र से तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो जो है मूसावानी, मूसावानी, राखा, राखा, सोना माखी, सोना माखी और पाथर खेड़ा, पाथर खेड़ा, ये तीनों जो है ये झारखंड में, झारखंड में झारखंड में स्थित है। और इसी के साथ में जो है ये तांबा उत्पादक है, तांबा उत्पादक राज्य। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि तांबा उत्पादक अन्य राज्यों में जैसे झारखंड के राज्य हैं, झारखंड के जिले हैं, जहां पर हमने बताया ट्रिक कि मोर सोना पाथर, मोर सोना पाथर, तो मूसावानी हो गया, राखा हो गया, सोना माखी हो गया, पाथर खेड़ा, यहां से जो है तांबे का उत्पादन भी किया जाता है। और एक ट्रिक और है, ट्रिक नहीं वैसे है, सिक्किम में देखेंगे तो पांचे हो गया, ये सारी चीज जो है पांचे की खान से भी जो है सिक्किम में तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो पांचेंग भूटांग,
पांचिंग, भूटांग, ये जो है सिक्किम, सिक्किम में जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। तांबे का उत्पादक किया जाता है। तो दोस्तों देखेंगे कि अन्य राज्यों में, अब ये तो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में वो पूछा गया है, तो अगर ये चीज याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये तो हमारा ये क्या रहा, ये हमारा महत्व रहा। लेकिन अब अरावली पर्वत को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा मानसून की दृष्टिकोण से, कि क्या इसका क्या कैसे प्रभाव पड़ेगा, कहाँ वर्षा होगा, क्यों नहीं वर्षा होता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत है। देखिए इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर जो है अरब सागर है। क्या है? अरब सागर, अरब सागर है। या इसी को छोटा सा बना लेते हैं वैसे नॉर्मल सा। ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं यहाँ अरब सागर है, अरब सागर। और फिर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा अरावली पर्वत है। अरावली क्या है? पर्वत है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि मानसून की जो है तीसरी जो शाखा उठती है, हमको यहाँ मानसून बस समझाना है कि राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जब अरब सागर से जो तीसरी शाखा उठती है, कौन सी तीसरी शाखा उठती है, तो अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए जो है ये पवन ऊपर की तरफ निकल जाती है। जो मानसून होता है, जब अरब सागर से ये तीसरी शाखा, मानसून की तीसरी शाखा निकलती है, एक तो बंगाल की खाड़ी से निकलेगी, एक अरब सागर से निकलेगी, एक हिंद महासागर से निकलती है। इसलिए अरब सागर से निकलने वाली जो मानसून की शाखा होती है इसे तीसरी शाखा कहा जाता है। दूसरा चीज, जब यहाँ से ये पवनें निकलती हैं, मानसूनी पवनें आती हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि ये अरावली पर्वत से टकराती नहीं है। क्यों नहीं टकराती हैं? क्योंकि ये इसके समानांतर पाए जाते हैं। अगर अरावली पर्वत का आप देखेंगे तो ऐसे खड़ा है, और जो पवनें उठती हैं वो ऐसे ऐसे उठती हैं लंबवत आकार में। तो जब पवनें लंबवत आकार में उठती हैं तो ये पवनें जो होती हैं ये अरावली पर्वत के समानांतर होते हुए आगे की तरफ निकल जाती हैं। मतलब कि इन मानसूनी पवनों को टकराने के लिए राजस्थान में किसी पहाड़ी या पर्वत पठार से नहीं टकराती हैं। जब ये किसी अवरोधक से नहीं टकराती हैं तो राजस्थान में इसी कारण देखेंगे यहाँ पर कि वर्षा नहीं होता है। अब जब वर्षा नहीं होता है तो यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में जो है बांगर जैसे क्षेत्र पाए जाते हैं। अब भाई बांगर वहीं पाया जाएगा जहाँ पर वर्षा नहीं होगा, और जहाँ पर वर्षा होगा तो वहाँ पर बांगर जैसी स्थिति थोड़ा कम पाई जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए वर्षा नहीं होता, मरुस्थल का भी अधिक विस्तार पाया जाता है। और दूसरी चीज है कि जो ये अरावली पर्वत है इसकी चौड़ाई उत्तर में अधिक है। इसकी चौड़ाई, जैसे मान लेते हैं ये अरावली पर्वत यहाँ सकरा है, लेकिन यहाँ देखेंगे जाकर ये चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? चौड़ा। तो ये जो मानसून की शाखाएं हैं ये अरावली पर्वत के उत्तर पूरब में, एक उत्तर पूरब ये है, ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया। मानसून की ये शाखाएं अरावली पर्वत के उत्तर पूरब में उसके चौड़े भाग से क्या करती हैं? टकरा जाती हैं। जब उसके जैसे मान लेते हैं पवन ऐसे गई, ऐसे टकरा गई इस पे, तो यहाँ क्या होगा? तो टकराने की वजह से यहाँ पर जो है 50 से 75% के आसपास जो है यहाँ पर वर्षा हो जाती है। कहाँ पर? यहाँ पर अरावली के पास। तो अरावली के उत्तरी पूर्वी भाग में 50 से 75% तक वर्षा हो जाती है। जब यहाँ पर दोस्तों इतना वर्षा हो जाता है 50 से 75%, तो यहाँ पर क्या होता है?
सॉरी इसको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इतनी वर्षा हो जाती है। जब यहाँ पर इतनी वर्षा हो जाती है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। कौन सी जलवायु? स्टेपी तुल्य जलवायु पाए जाते हैं। स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य जलवायु पाए जाते हैं। इसी को BSHW, इसी को कोपेनहेगन ने BSHW कहा है। हेगन ने BSHW कहा है। तो दोस्तों ये चीज रहा हमारा राजस्थान, और राजस्थान में का जो है ये हमारा चीज कंप्लीट हो गया। और आप लोग को जब मानसून वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें जो है हम बताएंगे कि जो है राजस्थान का जो मैदान होता है वहां पर मानसून की सारी क्रियाविधि एक तो खैर टॉपिक ही है, उसको कवर किया जाएगा। कहाँ निम्न वायु दाब बनता है, कहाँ तापमान अधिक पाया जाता है, निम्न वायु बनेगा, वायु ऊपर जाएगी, सामान्य क्रिया होगा, वर्षा कैसे होगा, इन सारी चीजों को एक अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज जो है आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।